कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तक पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी जारी है। यूं लग रहा है जैसे पहाड़ों पर बर्फ ने अपना साम्राज्य कायम कर लिया हो। हर तरफ पहाड़ों पर सफेदी छाई हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। इस बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ गई है। शिमला में सैलानी बर्फ का आनंद लेने के लिए पहुंचे हैं। लाहौल स्पीति में कई जगह तापमान माइनस में जा पहुंचा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि पानी के स्रोत भी जमने लगे हैं। वहीं उत्तराखंड की तस्वीरें देख लीजिए। बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास कई गुना यहां भी बढ़ गया। उत्तरकाशी के हर्षिल में तो भागीरथी नदी के किनारे तक सफेद हो गए हैं, जबकि हर्षिल के पास मुखबा गांव में मां गंगा के मंदिर की निराली छटा देखने को मिल रही है। धर्मशाला, मनाली, हर जगह बर्फ ही बर्फ बिछी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों की, जहां पर बर्फ का साम्राज्य बिछा हुआ आप देख सकते हैं। कई जगह जहां पर सैलानियों को इंतजार था कि बर्फबारी आखिर कब होगी, उनका इंतजार खत्म हो गया है और तमाम पर्यटक जो पहुंचे हैं शिमला, कसौली, कुफरी और तमाम जगहों पर घूमने के लिए, उनको बर्फ का श्वेत श्रृंगार इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों की बात कर ले तो वहां पर अलाव के सहारे लोग जीने के लिए मजबूर हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई और उसके बाद मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। इस बर्फबारी की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। लाहौल स्पीति में कई जगह तापमान माइनस में जा पहुंचा है। वहां ऐसी स्थिति बनी है कि पानी के स्रोत भी जमने लग गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बर्फबारी से यहां के पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलती दिख रही है। प्रदेश में घूमने के लिहाज से आने वालों के लिए बर्फबारी का दीदार होना किसी सौगात से कम नहीं। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद सर्दी किस कदर अपना रूप दिखा रही है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां बर्फबारी के बाद ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आलम यह है कि लाहौल घाटी में पानी के पाइप तक जमने लगे हैं और पाइप के अंदर से बर्फ निकलने लगी है। राशील गांव के कुछ युवकों ने पानी के पाइप से बर्फ निकलने का ये वीडियो बनाया। लाहौल स्पीति में पानी के स्रोत सब जमने लगे हैं। आप इन तस्वीरों में नदी नालों की हालत देख सकते हैं, जिसमें पानी के बदले सफेद परतें ही दिख रही हैं। पानी जमने के चलते पेयजल को लेकर होने वाली परेशानी के चलते लोग आग जलाकर पानी के पाइपों को गर्म करके पानी की सप्लाई चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल स्पीति के ग्रामीण इलाकों में तापमान लुढ़क गया है। लाहौल घाटी में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे जा पहुंचा है, जबकि कई इलाकों में -15 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है। कांगड़ा घाटी के ऊपर स्थित धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर भी सोमवार रात मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के बाद बर्फ की परत से ढके ये पर्वत श्रृंखला और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई और घाटी में शीतलहर जैसी स्थिति हो गई है। तापमान के लुढ़कने से धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जाहिर है बर्फबारी के बाद अब ठंड को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। धर्मशाला से अशोक रैना और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी पड़ रही है, लेकिन मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों पर पानी के साधन जमने से नदियां, दरियाओं के पानी का स्तर काफी कम हो रहा है, जिससे पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। कैसा है श्रीनगर का हाल, बता रहे हमारे सहयोगी अशरफ वानी। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात श्रीनगर का तापमान -4 डिग्री तक पहुंचा, जबकि कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे तक लुढ़क चुका है। आने वाले दिनों में भी लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों पर और भी बर्फबारी होगी, लेकिन बर्फबारी से ज्यादा ठंड जो है मैदानी इलाकों में असर दिखाएगी।
कश्मीर में भले ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही हो, लेकिन मैदानी इलाकों में मात्र ठंड पड़ रही है, ना ही बारिशें हो रही है, ना ही बर्फबारी। और उससे अब कहीं न कहीं लोगों को पानी की समस्या खासतौर से पहाड़ी इलाकों में साफ तौर से महसूस हो रही है। पहाड़ों पर पानी के साधन जो हैं वो जम रहे हैं और उसका असर नदी नालों, दरियाओं और नदियों पर पड़ रहा है, जिसमें पानी का स्तर लगातार घट रहा है। जानकारों का मानना है कि ठंड के साथ साथ जिस अंदाज से कश्मीर में मौसम के मिजाज बदल रहे हैं, वो भी दरियाओं और नदी नालों में पानी के कम स्तर का कारण है। और यदि यही हालत रही तो आने वाले महीनों और सालों में कश्मीर में पानी की कमी की समस्या एक बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि कश्मीर में नदी और नालों और दरियाओं का पानी न सिर्फ पीने के लिए बल्कि साथ ही साथ खेती और बागबानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। देखिए, उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद ठंड का एहसास कई गुना बढ़ गया है। उत्तरकाशी के हर्षिल में तो भागीरथी नदी के किनारे तक सफेद हो गए हैं, जबकि हर्षिल के पास मुगबा गांव में मां गंगा मंदिर की निराली छटा देखने को मिल रही है। बात करें बागेश्वर की तो कई फीट तक बर्फ यहां पर जम चुकी है। लोग शीतलहर से बचने के लिए दिन में ही अलाव तापते हुए दिख जाएंगे यहां पर। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई बर्फबारी से यहां के पर्यटन कारोबार को रफ्तार मिलती दिख रही है। प्रदेश में घूमने के लिहाज से आने वालों के लिए बर्फबारी का दीदार होना किसी सौगात से कम नहीं। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद सर्दी किस कदर अपना रूप दिखा रही है, उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां बर्फबारी के बाद ठंड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आलम यह है कि लाहौल घाटी में पानी के पाइप तक जमने लगे हैं और पाइप के अंदर से बर्फ निकलने लगी है। राशियल गांव के कुछ युवकों ने पानी के पाइप से बर्फ निकलने का ये वीडियो बनाया। लाहौल स्पीति में पानी के स्रोत सब जमने लगे हैं। आप इन तस्वीरों में नदी नालों की हालत देख सकते हैं, जिसमें पानी के बदले सफेद परतें ही दिख रही हैं। पानी जमने के चलते पेयजल को लेकर होने वाली परेशानी के चलते लोग आग जलाकर पानी के पाइपों को गर्म करके पानी की सप्लाई चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्यटन नगरी मनाली सहित लाहौल स्पीति के ग्रामीण इलाकों में तापमान लुढ़क गया है। लाहौल घाटी में तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे जा पहुंचा है, जबकि कई इलाकों में -15 डिग्री तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित कई हिस्सों में बर्फबारी हुई है। कांगड़ा घाटी के ऊपर स्थित धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर भी सोमवार रात मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी के बाद बर्फ की परत से ढके ये पर्वत श्रृंखला और ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगी। बर्फबारी की वजह से तापमान में गिरावट आई और घाटी में शीतलहर जैसी स्थिति हो गई है। तापमान के लुढ़कने से धर्मशाला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जाहिर है बर्फबारी के बाद अब ठंड को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। धर्मशाला से अशोक रैना और लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हनी सिंह का नाम और उनके गाने किसी जमाने में यंग जनरेशन की जुबान पर होते थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब विवादों ने हनी सिंह का दामन ऐसा जकड़ा कि वो सालों तक गायब रहे। आखिर क्या हुआ था हनी सिंह के साथ? इन तमाम सवालों का जवाब अब उनकी डॉक्यूमेंट्री यो हनी सिंह फेमस से मिलने जा रही है। 20 दिसंबर को उनकी डॉक्यूमेंट्री ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। कल इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज हुआ है, देखिए। मैं कोई म्यूजिशियन का बेटा नहीं हूँ, किसी बड़े सिंगर का बेटा नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल फैमिली से आया हुआ एक आम लड़का। जिन सवालों के जवाब पंजाब के मशहूर सिंगर रैपर हनी सिंह के फैंस करीब 1 दशक से जानना चाह रहे थे, उन सवालों के जवाब जग जाहिर होने का वक्त अब बेहद करीब आ गया है। इन तमाम राज के खुलासे का वक्त आ गया है, जिस पर 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से पर्दा पड़ा हुआ है।
फर्श से अर्श की कहानी तो तकरीबन सभी जानते हैं, लेकिन किन वजहों से हनी सिंह अर्श से फर्श पर आ गए? किन विवादों ने उनके चमचमाते करियर पर ग्रहण लगा दिया? हनी सिंह खुद बताने जा रहे हैं। उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं को उजागर करती डॉक्यूमेंट्री OTT पर दस्तक देने के लिए तैयार है, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मगर पता नहीं क्यों हनी सिंह फिल्मों और गानों से अचानक दूर हो। हनी सिंह की जिंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का नाम यो यो हनी सिंह फेमस है। इसमें उनके माता पिता अपने बेटे की कामयाबी और उसके डूबने के दौर को याद करते हैं। कैसे सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम था, यो यो हनी सिंह। यो यो हनी सिंह, ये वो जमाना था जब हनी सिंह के गाने का शिद्दत से इंतजार हुआ करता था। रिलीज होने के साथ ही उनके गाने हर किसी की जुबान पर चढ़ जाते थे। संगीत से हनी सिंह के परिवार का नाता दूर दूर तक नहीं था। बावजूद इसके पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को उन्होंने नए मुकाम पर पहुंचाया। इसमें कोई विवाद नहीं कि भारत में हिप हॉप और रैप सॉन्ग हनी सिंह की वजह से ही गली गली पहुंचा। खासतौर पर यंग जनरेशन उनकी कॉपी कर खुद को रैपर साबित करने में लग गई। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब हनी सिंह का नाम विवादों से जुड़ गया। 2013 में उन पर मैं हूँ बलात्कारी गाने को लेकर केस हुए थे। हनी सिंह ने इस गाने से जुड़े होने से इनकार किया था। आरोप लगाया गया कि वो गंदे गाने गाते हैं। उनके गाने के बोल आपत्तिजनक होते हैं। अपने गानों से सबको अपना मुरीद बनाने वाले हनी सिंह अचानक गायब हो गए। दावा किया गया कि उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, सब कुछ बर्बाद हो गया था। लेकिन वाकई उनके साथ क्या हुआ, इसका खुलासा हनी सिंह खुद अपनी डॉक्यूमेंट्री में करने जा रहे हैं। तो बस इंतजार कीजिए 20 दिसंबर का, जब नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस दस्तक देगी और इसी के साथ हनी सिंह की जिंदगानी के वो तमाम पहलू सामने आएंगे जिनसे उनके फैंस अब तक अनजान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको सोशल मीडिया पर वायरल दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के कुछ वीडियोस दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्टेज से दिलजीत दोसांझ ने राहत इंदौर के कई मशहूर शेर सुनाए जो फैंस को काफी पसंद थे। अब उनके कॉन्सर्ट के दौरान शेरो शायरी करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, देखिए जरा। साहब अब कहाँ ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? साहब अब कहाँ ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए अपने कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ मशहूर शायर राहत इंदौरी के रंग में रंगे नजर आए। मंच से जैसे ही दिलजीत ने राहत इंदौरी के शेर सुनाने शुरू किए तो फैंस वंस मोर के नारे लगाने लगे। अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब हुआ है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। इंदौर में कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने न सिर्फ राहत इंदौरी के शेर सुनाए बल्कि अपना पूरा प्रोग्राम ही इस मशहूर शायर के नाम कर दिया। राहत इंदौरी जी का शेर याद आ गया है, कहे तो सुनाऊं? उनका शहर है ये प्रोग्राम आज राहत इंदौरी जी के नाम। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। हुजरा समझते हैं? जो फकीरों की झोपड़ी होती है वो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पे रख दो। साहब अब कहाँ। आगे बढ़ते हैं बात अपहरण की एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ हैरान करने वाली नहीं बल्कि सावधान करने वाली है।
मशहूर एक्टर मुश्ताक खान को कुछ दिन पहले बिजनौर में अगवा कर लिया गया था। मौका पाकर मुश्ताक भाग निकले, लेकिन उन्होंने अगवा होने की जो पूरी कहानी बताई है वो वाकई चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है। कुछ दिनों पहले कॉमेडियन सुनील पाल के साथ भी ऐसी ही कुछ वारदात हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई गिरोह पूरी तैयारी के साथ एक्टर्स को अपना निशाना बना रहा है। सिनेमा की दुनिया का जाना पहचाना नाम मुश्ताक खान। कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी अदाकारी से अलग पहचान बना चुके मुश्ताक इस बार अलग वजहों से सुर्खियों में हैं। दरअसल मुश्ताक एक ऐसी साजिश का शिकार हुए जिसके बारे में सुनकर पुलिस भी हैरान है। 15 अक्टूबर को मेरठ के एक शख्स ने मुश्ताक को एक इवेंट में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा। इस इवेंट में मुश्ताक को बतौर मेहमान शामिल होना था और इवेंट के लिए सारी बात भी पक्की हो गई। 20 नवंबर को मुश्ताक इवेंट के लिए दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर एक कार उन्हें रिसीव करने आई। कार से मुश्ताक अपनी मंजिल की तरफ निकले। रास्ते में मुश्ताक को दूसरी कार में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद 2 और लोग कार में सवार हुए। मुश्ताक को जबरन अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। अपहरणकर्ताओं ने मुश्ताक से 2 करोड़ रुपए की मांग की। अपहरण की इस कोशिश का मुश्ताक ने विरोध किया तो अपहरणकर्ताओं ने मुश्ताक पर हमला कर उन्हें काबू में कर लिया। मुश्ताक के पास एटीएम कार्ड नहीं था तो बदमाशों ने मुश्ताक के बेटे के अकाउंट से 2 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कराए। मुश्ताक को अंदाजा लग गया था कि अब वो बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अपहरणकर्ता मुश्ताक को बिजनौर लेकर गए। रात के वक्त अपहरणकर्ताओं ने मुश्ताक को एक कमरे में बंद किया और शराब पीकर सो गए। अपहरणकर्ताओं को सोता देख मुश्ताक ने हौसला दिखाया और वहां से भाग निकले। भागकर वो पास की एक मस्जिद में पहुंचे और वहां लोगों को अपहरण के बारे में बताया। आसपास के लोगों ने उनके मुंबई लौटने का इंतजाम किया और फिर घर पहुंचकर उन्होंने अपने मैनेजर और परिजनों को पूरा वाकया बताया। पुलिस ने मुश्ताक के बिजनेस पार्टनर शिवम यादव की शिकायत पर अपहरण और जबरन वसूली का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश में भी है कि इस वारदात के पीछे किस गैंग का हाथ है। बिजनौर से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए लंच टाइम में अब बात थोड़े से टेस्ट की और जायके की हो जाए। देखिए आज आपको 90 साल पुरानी एक चाट पकौड़े की दुकान में लिए चलते हैं जिसे तीसरी पीढ़ी इस वक्त चला रही है। तो जिनको भी चाट बेहद अच्छी लगती है, स्वाद लगती है, जिनको इसका स्वाद भाता है, वो इस वीडियो को देखने के बाद यहां पर जरूर जाएं और मनपसंद चाट को एंजॉय जरूर करें। मैंने चांदनी चौक की चाट भी खाई, करोल बाग की भी खाई है, हर जगह की खाई है, लेकिन फिर ढूंढते मैं पहुंची पड़ाकू गली। अब पड़ाकू गली कौन सी है, कौन सी हो सकती है, इमेजिन कीजिए। यूपीएससी के ठीक बगल में गली है जहां पर आपको मिलेगी प्रभु जी की चाट। एक आने से शुरू हुआ चाट का वो पत्तल आज 100 रुपए का है। 90 साल पुरानी ये दुकान जहां आपको ले आई हूँ। 3 पीढ़ियां और अब ये तीसरी पीढ़ी है जो यहाँ पर चाट की दुकान चलाती है। तो चलिए आज फूड स्ट्रीट में थोड़ा सा चटकारा लेते हैं, चाट खाते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। जगह बदली, ठिकाने बदले, लेकिन नहीं बदला तो वो है इनका स्वाद। कितने साल हो गए आपको यहाँ, मतलब स्वाद बिल्कुल नहीं बदला? मैडम 1935 से चालू हुआ काम। 1935 से शुरुआत हुई थी। मेरे ग्रैंडपा, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, अब हम लोग हैं सारे। पहली चाट जो कभी बेची होगी वो कितने की बिकी होगी, मतलब कितने का रेट था? 1 आने की चाट थी और 1 रुपए के 24 गोलगप्पे थे। 1 रुपए के 24 गोलगप्पे, कैन यू इमेजिन? वैसे तो मैंने यहाँ तक भी सुना है कि बड़े ऐसी जगह हैं जहाँ पर 3-3 हजार रुपए के गोलगप्पे मिलते हैं। वैसे हमारी फूड स्ट्रीट में आपको सारा स्वाद जरूर मिलेगा। किसी भी कंट्री का, किसी इलाके का, वो जहाँ की फेमस चीज होगी वो हम आपको खिलाएंगे। आज बारी मेरे साथ चाट का चटकारा लेने की है। कि आप यहाँ की आलू चाट ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है। तीखा तो नहीं है ना? ओके, ट्राई करते हैं।
क्योंकि मुझे तीखा ज्यादा पसंद है। आप खाना चाहेंगे? अच्छा, स्वाद में कुछ बदलाव आया है या लोगों की डिमांड? वही है स्वाद, वही स्वाद है। लोग काफी दूर से रहते हैं, आपका स्वाद नहीं बदला। बाकी हमने हर जगह खाई है, जो टेस्ट यहाँ तो कहीं नहीं आता। कहीं नहीं आता। मेरी बारी है चाट खाने की। लेट मी। इस चाट का जो स्वाद है वो वाकई हम कह सकते हैं कि आप एक बार खाओगे खाते रह जाओगे और बार बार आओगे। वीकनेस होती है ना सबकी गोलगप्पे, एक बार उसका भी टेस्ट ले लेते हैं कैसा है। दिखाइए जी। एंड हियर वी गो। वर्थ है यहाँ पे आना। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं गुड़गांव से आई हूँ। ये पाकिस्तान बॉर्डर से आए? कहाँ से आए आप? बाड़मेर से। बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर। यस मैम। और यहाँ की चाट आपको किसने बताया कि ये चाट? ये मेरे कजन है यहाँ। महमूद साहब से लेकर जितने बॉलीवुड स्टार्स, पॉलिटिशियंस, प्रशासनिक अधिकारी, देश के जाने माने बड़े बड़े शेफ्स हैं, वो यहाँ पर आते हैं इस चाट का स्वाद लेने के लिए। तो बड़े बड़े कॉमेडियंस को भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। जिंदगी का कोई भी पहलू अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अछूता नहीं है। अपने इस खास सेगमेंट में हम रोजाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की एआई स्टोरी पर। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन वॉशिंग मशीन की। देखिए, जापान में इंसानों को नहलाने वाली एक मशीन तैयार की गई है जिसमें सिर्फ 15 मिनट बिताकर आप पूरी तरह से तरोताजा होकर ही बाहर निकलेंगे। तन से भी मन से भी। क्या खास है इस नई वॉशिंग मशीन में, देखिए इस रिपोर्ट में। कपड़े धोने वाली मशीन तो आपने खूब देख ली। अब बारी इंसान को नहलाने वाली मशीन की है, जो बहुत जल्द बाजार में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जापान ने ये कारनामा कर दिखाया है। जापान ने हाल ही में इंसानों को नहलाने वाली एक मशीन बनाई है जिसमें सिर्फ 15 मिनट नहाने से शरीर साफ और मन शांत हो जाएगा। इस मशीन को ओसाका में स्थित एक साइंस कंपनी ने बनाया है। इंजीनियरों ने इसे भविष्य की मानव वॉशिंग मशीन नाम दिया है। ये मशीन किसी फाइटर जेट के पॉड या कॉकपिट जैसे दिखती है। ये ह्यूमन वॉशिंग मशीन एआई से लैस है। ये लोगों के हाइजीन का खास ध्यान रखती है। नहाने की प्रक्रिया में केवल 15 मिनट लगेंगे। कंपनी का दावा है कि इस मशीन में नहाते समय न सिर्फ आपके शरीर की सफाई होगी, बल्कि ये आपके दिमाग को भी शांत करेगा। आपके तन मन को आराम मिले, इसके लिए यहाँ आपको सुकून देने वाले वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो पहले ये समझिए कि ये मशीन काम कैसे करती है। जब आप प्लास्टिक पॉट पर चढ़ते हैं तो ये आधे तक गर्म पानी से भर जाता है। उसके बाद फिर बेहद छोटे हवा वाले जेटों को खोल दिया जाता है, जिससे पानी में बुलबुले फूटते हैं। ये इंसान के शरीर की गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग से कनेक्ट रहती है, लिहाजा ये एआई की मदद से पहले नहाने वाले व्यक्ति के शरीर का विश्लेषण करती है। एआई सिस्टम पानी के टेम्परेचर को यूजर के मूड के हिसाब से मैनेज करता है। साथ ही नहाते हुए आपके सामने लगी स्क्रीन पर भी आपके मूड के हिसाब से दृश्य दिखाए जाते हैं। इस मशीन में लगे एआई संचालित सेंसर पता लगाते हैं कि कब आपको शांत होने की जरूरत है, फिर उसी हिसाब से बॉक्स आगे की प्रक्रिया पूरी करता है। फिलहाल तो इस अद्भुत मशीन का ट्रायल चल रहा है। कंपनी का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो अगले साल तक बड़े पैमाने पर इस मशीन का उत्पादन शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर पश्चिम चीन के किंघई प्रांत में मौजूद है ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर मिरर प्लांट। ये सोलर मिरर प्लांट किसी साइंस फिक्शन मूवी के किसी सीन की तरह दिखता भी है और काम भी करता है। जी हाँ, इसके 4400 हेलियोस्टेट्स सूर्य को अलग अलग एंगल से ट्रैक करता है, सनलाइट को रिसीवर पर रिफ्लेक्ट करता है और तब एक ऐसी चमक पैदा होती है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी के किसी सीन की तरह नजर आती है। ये पावर स्टेशन 24 घंटे बिजली पैदा करने की क्षमता रखता है। ये पावर स्टेशन 188 मीटर लंबा है।
महाकुंभ 2025 को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। इस बार श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड संख्या में पहुंचने को लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एआई हो, सीसीटीवी कैमरास हो, इससे गणना और निगरानी का इंतजाम भी अभी से शुरू कर दिया गया है। जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए शहर को सजाने संवारने के साथ ही कई तरह के रिकॉर्ड्स बनाने की उम्मीद है। उन्हीं में से एक है 55,000 स्क्वायर फीट में बनाई जा रही ये रंगोली, जिसमें साधु संतों के साथ स्वच्छता प्रहरियों की तस्वीरों को जगह दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में जहां करोड़ों श्रद्धालु आकर यहां आस्था की डुबकी लगाएंगे और तरह तरह के रिकॉर्ड भी बनाएंगे। यहाँ पर जो कलाकार हैं जो रंगोली बना रहे हैं, जो प्रयागराज का संगम है, त्रिवेणी संगम, वो हमने यहाँ पर बनाया है, प्लस साधु संत जो है वो हमने बनाए हैं। और स्वच्छता का महाकुंभ है तो यहाँ पर अपने सफाई जो सफाई मित्र जो होते हैं वो भी हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड भी होगा। हाँ जी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ जाएगा, जो कि शिखा मैम जो हमारे मेन लीडर हैं, जो मेन मैम है, उन्होंने 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले से बना चुके हैं वो रंगोली में भी, और ये हमारा 12th वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है। बिल्कुल। तो प्रयागराज के एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ये बड़ी रंगोली बनाई जा रही है जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर कायम करेगी। एविंग क्रिश्चियन कॉलेज में बनाई जा रही इस विशाल रंगोली के जरिए डिजिटल कुंभ के साथ साथ स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। कुंभ को देखने जो आने वाले उनको यही संदेशा दे रहे हैं कि आप आए तो इसको स्वच्छ रखें, मतलब आपको बिल्कुल भी कचरा वगैरह नहीं करना है, बिल्कुल आपको साफ रखना है। ये हमारा मेन मोटिव है। इस रंगोली से हम ये दर्शाना चाहते हैं। प्रयागराज में रहने का हम लोगों का 12 साल में महाकुंभ के अवसर पे इतने बड़े आर्टिस्ट और इतनी बड़ी रंगोली को देखना हमारे लिए बहुत प्राउड भरा मोमेंट है। इंदौर से आई 17 कलाकारों की टीम दिन रात रंगोली बनाने में जुटी हुई है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का इस बार नया रिकॉर्ड बन सकता है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। महाकुंभ के मेले में 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी करेंगे, जिसको लेकर उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने जो हमारा पुलिस बल है उसको 3 फेज में बुलाया था। 10% पुलिस बल 15 अक्टूबर को आ गया और उसको हमने समस्त मेला क्षेत्र के सुरक्षा व्यवस्थाएं, यातायात व्यवस्थाएं और पिलग्रिम मूवमेंट मैनेजमेंट, पार्किंग्स, अखाड़े, इन सब के बारे में ट्रेन किया। उनको सॉफ्ट स्किल्स भी दी गई कि किस प्रकार उन्हें श्रद्धालुओं से व्यवहार करना है। इसी क्रम में जो हमारा दूसरा फेज का 40% पुलिस बल आया है उसको भी सघन ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो अपनी सेवाएं वो ठीक तरह से कर सकें। पुलिस के अलावा अग्निशमन विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा है। फायर कर्मियों को आग लगने की सूरत में उससे कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। आग लगने जैसी घटना से निपटने के लिए खास उपकरण की व्यवस्था भी की जा रही है। फायर फाइटिंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, उसका डेमो यहाँ पे किया गया है। क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में लिथियम आयन की बैटरी होती है, इसके सेल्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो बहुत तेजी से आग को फैलती है। और ये सामान्य जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है या पानी होता है या फोम टेंडर्स होते हैं उससे इसकी आग नहीं बुझ पाती। तो इसके लिए स्पेशलाइज फायर एक्सटिंग्विशर ये 500 की संख्या में हम लोग इसको क्रय कर रहे हैं। और जितने भी चार्जिंग स्टेशन होंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के या पार्किंग प्लेसेस होंगे वहाँ पर हम लोग इनको रखेंगे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या की गिनती के लिए इस बार कुंभ मेला प्रशासन एआई कैमरों के साथ ही कई दूसरे तकनीकों का सहारा ले रहा है ताकि महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु की गिनती के साथ ही उन्हें ट्रैक भी किया जा सके। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए मेला क्षेत्र के अंदर 200 जगहों पर करीब 744 अस्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं शहर के अंदर 268 स्थानों पर 1107 स्थायी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा पार्किंग स्थलों पर 720 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं।
महाकुंभ के दौरान 40 से 45 करोड़ की संख्या में श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा और इसको लेकर दुरुस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।